नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं होम्योपैथी विद प्रतीक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी और डिस्कस की थी पल्सेटिला, जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एंटीसाइकोटिक किंग यानी कि थुजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में पूरी जानकारी और एक सिंपल स्टोरी, ताकि उस स्टोरी को याद करने से आप उस रेमेडी को याद कर पाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें और मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई है उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका मेन कैरेक्टर है थुजा ऑक्सीडेंटलिस। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हमारा कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। उसका पेट ऐसे निकला हुआ है जैसे गणपति यानी गणेश जी का पेट रहता है, उसी टाइप का। साथ ही साथ उसकी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी है, स्किन पर बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ और साथ ही साथ वॉर्ड्स यानी कि मस्से भी है। उसके डंठल वाले हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा, मतलब दिखने में बहुत ही गंदी उसकी स्किन और मोटी भी है, ठीक है। और दोस्तों, बात ऐसी थी कि हमारे इस मेन कैरेक्टर को गोनोरिया था। अब वो गोनोरिया इस वजह से था क्योंकि बचपन में यानी जब वो पैदा हो रहा था तो उसकी माँ को भी गोनोरिया था, और पैदा होते समय ही पार्चुरेशन के टाइम उसे उसकी आँखों में वो गोनोरिया का बैक्टीरिया चला गया। इसीलिए उसे शुरुआती दिनों यानी बचपन में थालमिया नियोनाट्रम की प्रॉब्लम थी, और वही बढ़कर आगे गोनोरिया का उसने रूप ले लिया। और अब इस गोनोरिया की वजह से उसने क्या किया, उस पर लोकल ऑइंटमेंट या बाकी सब चीज़ों से उसे सप्रेस कर दिया, और सप्रेस करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसकी बढ़ गई। उसके बाद एक उसके फ्रेंड ने बताया कि इसकी वैक्सीन भी है, ऐसा वैसा उसे समझाया। फिर उसने वो वैक्सीन ले ली गोनोरिया के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि उसने वैक्सीन तो ले ली, लेकिन इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट इसमें दिखने लगे। साइड इफ़ेक्ट में क्या, तो डायरिया हो गया इसे, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हो गई, लेकिन प्रोमेट उसमें डायरिया था। अब क्या था, एक दिन ये रोड से जा रहा था और उसे एक लड़के ने चिढ़ाया क्योंकि उसका पेट निकला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता था। एक लड़के ने चिढ़ाया और फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो चिढ़ के उस लड़के के पास गया। फिर उस लड़के ने अपने 2-3 दोस्तों को बुला लिया। फिर वो आगे 3-4 लोग हो गए और ये अकेला। लेकिन आमतौर पर ऐसी कंडीशंस में एक अकेले आदमी को इन चारों से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन इसे क्या लगता था कि मेरे साइड पे कोई तो है, ऐसा इमेजिनरी सुपर ह्यूमन जो कि मुझे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मैं अब लड़ाई करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसने उनसे पंगा ले लिया। और फिर होना क्या था, उन 3-4 लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा मारा। डंडे से पूरी इसकी लेफ़्ट साइड सूजा दी क्योंकि वो राइट हैंडेड थे, और मार मार के इसकी पूरी लेफ़्ट साइड लाल हो गई और इसे बहुत ज़्यादा मारा। इसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ऐसा लगा कि मेरी हाथ पैर कहीं टूट ना जाए, या फिर लकड़ी के बने हो। इसे ऐसा लगने लगा कि मेरे हाथ पैर लकड़ी या फिर ग्लास के बने हो, इसी वजह से वो टूट सकते हैं। फिर उन लड़कों के साथ बुरी तरह से मार खाकर वो आ गया घर पर। और अब घर पर आने के बाद रात को वो सोने लगा, लेकिन उसी समय उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया। और फिर जैसा कि हमें पता है, फीवर की 3rd स्टेज यानी कि स्वेट स्टेज में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। लेकिन अब पसीना आने लगा, लेकिन वो ज़्यादातर जो अनकवर्ड पार्ट्स थे उन पर आ गया और पूरी बॉडी पर आ गया, लेकिन ज़्यादातर वो अनकवर्ड पार्ट्स पर था। फिर उसने सोने की ट्राई की, लेकिन क्या हुआ, आंखें बंद करते ही उसे चक्कर आने लगा। इसी के कारण वो पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पेट में कुछ तो जिंदा चीज़ घूम रही है। इसके कारण उसे खाना खाने से भी डर लगने लगा और उसका एपेटाइट बहुत ज़्यादा लो हो गया। लेकिन उसने सोचा कि चलो चाय ही पी ली जाए, तो उसने बहुत ज़्यादा चाय पी। पूरा दिन वो चाय पीता गया। ऐसा ही वो पूरा हफ्ता भर उसने सिर्फ चाय पी, और इसके कारण क्या हो गया, उसके जो दांत थे वो दांत के सारे रूट्स ख़राब हो गए, सड़ गए। लेकिन उसका टीथ का जो क्राउन था वो अच्छा था, दिखने में टीथ अच्छे थे, लेकिन मसूड़ों से यानी रूट से वो सड़ गए थे। अब क्या हो गया, उसे जब वैक्सीन से डायरिया हो रहा था, इसलिए उसने क्या की, वैक्सीन लेना बंद कर दी। लेकिन अब क्या हुआ, उसने वैक्सीन लेना बंद कर दी तो उसे अब हो गया कॉन्स्टिपेशन, और बहुत ही गंदा वाला कॉन्स्टिपेशन हो गया। इतना गंदा कि उसका स्टूल पार्शियली बाहर आता था और बाहर आने के बाद फिर से अंदर चला जाता था। इस टाइप का हार्ड स्टूल उन्हें होने लग गए थे। वेल, स्टोरी तो हम कंप्लीट कर दी। तो चलिए अब मैं आपको इसके गाइडिंग सिम्टम्स बताता हूँ, ताकि आप समझ पाए कि मैंने स्टोरी में कौन से पॉइंट्स को किस गाइडिंग सिम्टम के साथ रिलेट किया है। तो चलिए, रेमेडी का नाम है थुजा ऑक्सीडेंटलिस, और दोस्तों ये हमारी आज की रेमेडी प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। और अगर बात की जाए इसके कॉमन नेम्स की, तो इसे हम आर्बर वेटा कहते हैं या फिर ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3 की जगह आपको ट्री याद रखना है। फिर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़ है। अब सल्फर जैसे कि एंटीसोरिक किंग था, मर्कुरियस सोलिबियस एंटी सिफिलिटिक ड्रग होता है, उसी की तरह थुजा एंटीसाइकोटिक होता है। वो क्या होता है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, बेस्ट रेमेडी फॉर गोनोरिया एंड फिगर्स।
गोनोरिया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जो कि बैक्टीरिया से होता है, उस कंडीशन में और साथ ही साथ फिग वर्ड्स यानी कि जो मस्से रहते हैं वो डंठल वाले हो या फिर अलग अलग तरह के मस्से हो, उनमें थुजा बेस्ट है। तीसरा है दोस्तों बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद अगर पेशेंट्स में कोई चेंजेस दिखने को आए, कोई साइड इफेक्ट्स या फिर बैड इफेक्ट्स देखने को मिले, तो उस कंडीशन में थुजा को हम कंसिडर करेंगे। अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अगर हमारे बॉडी के सेल्स में वाटर की मात्रा यानी पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है दोस्तों, पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हम अगर कोल्ड एक्सपोजर में आ गए या फिर ठंडी चीज़ों के एक्सपोजर में, तो हमारी बॉडी में एग्रीवेशन देखने को मिलता है क्योंकि बॉडी में पहले ही पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, इसी के साथ पेशेंट हैविंग अनवांटेड ग्रोथ, ये अनवांटेड ग्रोथ जो है दोस्तों, इसी को हम एंटीसाइकोटिक ड्रग यानी कि जो अनवांटेड रहेगा, चाहे वो गोनोरिया हो, फिग वर्ड्स हो, पिंपल्स, मस्से, जो भी हो स्किन पर अनवांटेड, उन सभी को ट्रीट करने वाली दवा यानी कि एंटीसाइकोटिक रेमेडी। सो अनवांटेड ग्रोथ लाइक वर्ड्स, ट्यूमर, सिस्ट, इस टाइप की। और साथ ही साथ पेशेंट के जो पेट रहेगा वो बल्कि एंड डिस्टेंडेड रहेगा। एक डॉक्टर ने भी लिखा था, एस.के. दुबे में भी लिखा है कि स्टमक लाइक या फिर बेली लाइक गणेश जी यानी गणपति की तरह मोटा पेट, इस तरह की। और पेशेंट तो थर्मली चिली है दोस्तों क्योंकि हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए ठंड से एग्रेवेशन इज मस्ट। तो अगर बात करें गाइडिंग सिम्टम्स की, तो सबसे पहला है दोस्तों फिग वर्ड्स, कॉन्डाइलमेटा, वर्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी की वजह से पूरे बॉडी पर जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे पर स्किन हो या पर मस्से आ जाए, कॉन्डाइलमेटस ग्रोथ हो, यानी कि स्किन पर कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो, उस कंडीशन में थुजा बेस्ट काम करेगी। इसलिए थुजा को एंटीसाइकोटिक किंग भी कहा गया है। अब सेकंड पॉइंट है दोस्तों लेफ्ट साइडेड ड्रग, यानी कि जो कि थुजा पेशेंट की कंप्लेंट्स रहेगी वो हमेशा लेफ्ट साइडेड रहेगी। स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि आगे जो बच्चे थे वो मारने वाले राइट हैंडेड थे और हमारा पेशेंट था उसने लेफ्ट साइड पे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। इसी को हमें याद रखना है कि पेशेंट में जो अफेक्शंस रहेंगे वो लेफ्ट साइडेड रहेंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन व्हेन कॉजेज डायरिया, और खासकर मॉर्निंग डायरिया। और डायरिया कैसा रहेगा, एक्सट्रीमली वाटरी, यानी वैक्सीनेशन के बाद कुछ पेशेंट्स में फीवर आता है, कुछ में की और चीज़ें होती है, कोई में एपिलेप्सी हो, तो थुजा पेशेंट में क्या रहेगा, डायरिया रहेगा। और इसी के कारण वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स के रूप में हमें डायरिया को याद रखना है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों स्वेट मोस्टली ऑन अनकवर्ड पार्ट्स और ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट हेड और स्पेशली एट नाइट, यानी रात के समय पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि जो कवर्ड पार्ट्स पे उनमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, लेकिन थुजा पेशेंट्स में ये डिफरेंट है, जो कि अनकवर्ड पार्ट्स है उन पर ज़्यादा स्वेटिंग रहेंगी और हेड जो कि अनकवर रहता है हमेशा उस पर बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं रहेगी। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों वर्टाइगो ऑन क्लोजिंग आइज, यानी कि आंखें बंद करने पर, हमेशा आंखें बंद करने पर पेशेंट को चक्कर आएगी, इस कारण वो सो भी नहीं पाएगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों टीथ जो रहेगा उसके क्राउन रिमेन्स गुड बट डिकैड रूट। स्टोरी में हमारा पेशेंट लगातार 6-7 दिन तक सिर्फ चाय पी रहा था, इसके कारण उसके दांत खराब हो गए और वो भी ज़्यादातर वो जो जड़ रहती है दांतों की रूट उनमें खराब हो गई और दिखने का ऐसे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। इस पॉइंट को भी हमें स्टोरी से रिलेट करके याद रखना है। सेवेंथ पॉइंट है दोस्तों पेशेंट में जब गोनोरिया हो गया था तो उस कारण अगर पेशेंट उसे सप्रेस कर दे, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन से उसे ट्रीट करे या फिर लोकल ऑइंटमेंट या फिर लोकल एप्लीकेशन की इस्तेमाल से अगर उसे सप्रेस किया जाए तो उसके कारण इम्पोटेंसी, कॉन्डाइलोमेटस ग्रोथ और ट्यूमर्स वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें थुजा के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं थुजा पेशेंट के सबसे कैरेक्टरिस्टिक माइंड के बारे में। तो इनमें सबसे खास बात ये होती है कि पेशेंट में फिक्स्ड आइडियाज़ रहते और मैं आपको बताऊंगा कि वो फिक्स्ड आइडियाज़ क्या क्या और कैसे कैसे टाइप के रहते हैं। तो उनमें सबसे पहले उन्हें ऐसे लगता है कि कोई तो स्ट्रेंज पीपल या फिर स्ट्रेंज पर्सन उनके साइड पर है, जो कि उनके पीछे उनका हाथ है, उन्हें कुछ हो नहीं सकता, हमेशा कोई तो उनके पीछे खड़ा है जो कि उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ऐसा पेशेंट की समझ रही थी। इसी के कारण स्टोरी में भी हमारा एक लड़का 3-4 लोगों से भिड़ गया था इसी समझ के कारण। तो दूसरा है दोस्तों सोल एंड बॉडी आर सेपरेटेड। पेशेंट को लगता है कि उसकी सोल यानी कि उसकी आत्मा और बॉडी दोनों ही सेपरेटेड है, एक साथ नहीं है। तीसरा लगता है ही इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ सम सुपर ह्यूमन बींग, कोई तो ऐसी दैवी शक्ति है जो कि उसे बचा रही है और उसे कंट्रोल कर रही है, इसलिए उसे डरने की कोई कारण नहीं है, ऐसा उसे लगता है। फिर उसके बाद है दोस्तों लिम्स मेड अप ऑफ ग्लास एंड ब्रेक्स इजीली एंड लोअर लिम्स मेड अप ऑफ वुड। उसे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर कांच या फिर लकड़ी के बने हैं और वो ऐसे ही टूट जाएंगे, ऐसी उसकी समझ है। फिर उसे लगता है कि उसके सिर पर कोई तो कॉन्वेक्स बटन प्रेस किया हुआ है, ऐसे उसे हेडेक के दौरान लगता है, यानी कि कोई तो ऐसे उसके आगे से ऐसे दबा रहा है, ऐसे उसे फील होता है। उसके बाद है दोस्तों म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल,
नैट्रम फैमिली की एक खासियत है कि पेशेंट को म्यूज़िक बिल्कुल भी सहन नहीं होता। उसी की तरह थुजा पेशेंट में भी पेशेंट को म्यूज़िक से तकलीफ होती है, एग्रेवेशन होता है, इसीलिए म्यूज़िक इज़ वेरी वेरी अनबियरेबल। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स में हम देखेंगे कि हेडेक देखेंगे, स्किन देखेंगे, फिर जीआईटी भी देखेंगे। तो सबसे पहले हेडेक में देखते हैं दोस्तों कि पेशेंट का जो हेडेक रहता है वो किस चीज़ से रहता है। तो दोस्तों सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से मोस्टली हेडेक होता है, और साथ ही साथ टी की वजह से यानी चाय की वजह से। चाय की वजह से एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी की वजह से हेडेक, और साथ ही साथ हेडेक रहता है वो लेफ्ट साइडेड रहता है, क्योंकि हमारे पेशेंट ही रेमेडी ही लेफ्ट साइडेड है इसी के कारण। और सेंसेशन एज इफ नेल वॉज पियर्स्ड, और ऐसा इतना ज़्यादा हेडेक रहता है कि उसे लगता है कि कोई तो कील से मेरे दिमाग में ठोक रहा है। फिर सेकंड है दोस्तों आइज़ में केराटाइटिस, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, बर्निंग टीयरिंग पेन एंड आइज एग्लूटेटेड एट नाइट। तो स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि उसकी माँ को गोनोरिया था, और बच्चे के पार्चुरेशन के समय वो गोनोरिया के बैक्टीरिया उसकी आंखों में चला गया और उसकी आंखों में ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की कंप्लेंट्स आई थी। तो उसे आप यहाँ पर रिलेट करके याद रखिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों टीथ। तो टीथ की समस्याएं थी वो ड्यू टू एक्सेस टी की वजह से, ज़्यादा चाय पीने की वजह से। और टीथ कैसा था, डेके एट रूट बट क्राउन गुड, यानी कि क्राउन अच्छा था पर जड़ों में प्रॉब्लम थी। जीआईटी में दोस्तों फूड टेस्टलेस, बिटर, सो लेस्ट एपेटाइट और डायरिया ड्यू टू वैक्सीनेशन। तो पेशेंट को बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे खाने की टेस्ट ही नहीं लग रही। साथ ही साथ उसके पेट में ऐसा लग रहा है कि कोई तो जिंदा चीज़ मूव कर रही है। इसके कारण उसका एपेटाइट बहुत ज़्यादा लो हो गया, और एपेटाइट लो हो जाने के कारण उसने चाय पीना चालू किया। और फिर डायरिया था वो कैसा, वाटरी था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, येलोइश, और खासकर मॉर्निंग में डायरिया की कंप्लेंट्स पेशेंट को आती थी। अगर हम बात करें जीआईटी में ही पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन के बारे में, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन एक अलग टाइप का है, यानी कि स्टूल जो है वो पास करते समय थोड़ा सा बाहर आएगा और फिर से अंदर चला जाएगा, यानी पूरा पास होएगा ही नहीं, थोड़ा बाहर आके फिर से अंदर चला जाएगा, यानी व्हेन स्टूल पार्शली गोज बैक आफ्टर बीइंग पार्टली एक्सपेल्ड। और ये होते समय बहुत ज़्यादा पेन होगा। और कॉन्स्टिपेशन है तो पाइल की समस्या है तो आनी है, ये तो 100% गारंटीड चीज़ है। फिर 6 पॉइंट है दोस्तों स्किन। तो स्किन इज़ वेरी अनहेल्दी, वॉट्स, फिग वॉट्स, एनी टाइप्स ऑफ वॉट्स। स्किन पर मोटी स्किन है, उस पर मस्से है, डंठल वाले मस्से है, किसी भी तरह के इरप्शन है। और इरप्शंस दोस्तों मोस्टली कवर्ड पार्ट्स पर है। और यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि जो स्वेटिंग है वो अनकवर्ड पार्ट्स पर ज़्यादा हो रही है, और जो इरप्शंस है वो कवर्ड पार्ट्स पर है। तो यहाँ पर ये वाइस वर्सा है। तो जनरल मॉडलिटीज़ की अगर हम बात करें तो दोस्तों एग्रीवेशन है वो नाइट के समय पर ज़्यादा है, 3 PM और 3 AM, यानी सुबह के 3 और दोपहर के 3, इन दोनों समय पर। और ठंड की वजह से, क्योंकि पेशेंट चिली है, चाय की वजह से एग्रीवेशन, और वैक्सीनेशन की वजह से डायरिया, यानी कि वैक्सीनेशन की वजह से भी एग्रीवेशन। और एम्बुलेशन है दोस्तों ओपन एयर, वार्म तो स्क्रैचिंग से, इरप्शन है तो स्क्रैचिंग से जो अच्छा लगना जाहिर सी बात है। और चिली पेशेंट है तो गर्म चीज़ों से उसे थोड़ा अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ ओपन एयर से भी उसे अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली होगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।